हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम थीम्स इन वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। दोस्तों, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। साथ में यहाँ पर हम आधुनिकता के ऊपर कांत के क्या विचार हैं इसको हम समझेंगे। इसके साथ ही एक टॉपिक है अधिशेष मूल्य का सिद्धांत, जो कि मार्क्सवाद से जुड़ा हुआ है, और ऐतिहासिक भौतिकवाद, ये भी मार्क्सवाद से जुड़ा हुआ है। इन टॉपिक्स को भी यहाँ पर हम थोड़ा सा समझेंगे क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर यूनिट के हिसाब से मैंने यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रखे हैं। यहाँ पे दोस्तों बेसिकली सबसे पहले यहाँ पर चीज़ ये है कि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस यूनिट से किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं या किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। अब देखिए, जो आपकी यूनिट 1 है वो आधुनिकता से संबंधित है, और उस यूनिट से किस तरह के क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में आ चुके हैं पहले से। जो प्रीवियस पेपर्स हुए हैं, प्रीवियस एग्ज़ाम हुए हैं, तो उसमें कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आ चुके हैं। देखिए, आधुनिकता की संकल्पना की व्याख्या कीजिए। यह प्रबोधन या ज्ञानोदय की परंपरा से कैसे प्रभावित था? एक क्वेश्चन ये आ चुका है। एक क्वेश्चन आ चुका है, आधुनिकता पर कांट के विचारों की विवेचना कीजिए। एक क्वेश्चन आ चुका है, पश्चिमी यूरोप में आधुनिकता के विचार को पश्चिमी राजनीतिक दार्शनिकों ने कैसे प्रभावित किया? व्याख्या कीजिए। कुल मिलाकर कहा जाए तो अगर आपने मेरी यूनिट 1 से संबंधित वीडियो को देख रखा है, जो कि आपके इस सब्जेक्ट से संबंधित, देखिए दोस्तों, ये जो आपका सब्जेक्ट है थीम्स इन वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी, इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। तो जो यूनिट 1 है उस पर अगर आपने वीडियो देख रखी है, ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर ये वाला है, क्वेश्चन ये वाला जो क्वेश्चन है पहला, और क्वेश्चन यहाँ पर ये जो तीसरा है, तो ये दोनों क्वेश्चन आप उस वीडियो को देखकर काफ़ी अच्छे से, मतलब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है इनका आंसर आप दे पाओगे। लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है आधुनिकता पर कांट के विचार, तो उस वीडियो में मैंने आधुनिकता पर कांट के विचारों को अलग से नहीं पढ़ाया है, इसलिए यहाँ पर हम इसके आंसर को देख लेंगे। तो अभी हम इसके आंसर को देखेंगे, लेकिन उससे पहले अभी हम सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको एक आइडिया लग गया कि यूनिट 1 से किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। और एक स्ट्रेटजी अगर मैं बताऊं तो इसके लिए आप एक ये चीज़ अच्छी कर सकते हैं। देखिए, अगर आपने मेरी यूनिट 1 से संबंधित वीडियो को देख लिया, उसमें मैंने आपको जो भी बातें समझाई, अगर आपने उसे सही से समझ लिया, ठीक है, और यहाँ पर मैं आधुनिकता पर कांट के विचारों को अभी आपको पढ़ाऊंगा, अभी बताऊंगा इसका आंसर, ठीक है, तो अगर आपने इसके आंसर को भी लर्न कर लिया तो आप यूँ कह सकते हैं कि आपने लगभग यूनिट 1 आपने पढ़ ली। इतना करके आप दूसरी यूनिट पर जा सकते हैं। दूसरी जो आपके सिलेबस में दूसरी यूनिट्स हैं उनको आप पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए। जेएस मिल की अगर हम बात करें तो जेएस मिल को जरूर पढ़ लेना, इनसे बहुत क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। और किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन हर बार रिपीट आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि स्वतंत्रता पर जेएस मिल के विचार की आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। कुल मिलाकर जेएस मिल ने स्वतंत्रता से संबंधित जो विचार रखे हैं आपको वो मतलब इस प्रश्न में बताना है, ठीक है। एक इसी से संबंधित प्रश्न शॉर्ट नोट्स में भी पहले आ चुका है, मिल के स्वतंत्रता पर विचार बताइए, ठीक है। अब देखिए, स्वतंत्रता के टॉपिक पर मिल से कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं। अब कई बच्चे कंफ्यूज होंगे, सर ये तो सेमेस्टर 7 में पहली बार आया है ये सब्जेक्ट, तो सर आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि प्रीवियस मतलब पहले के एग्जाम में ये क्वेश्चंस आ चुके हैं। देखो, सब्जेक्ट का जो नाम है थीम्स, ये जो आपका सब्जेक्ट का नाम है थीम्स इन वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी, ठीक है, तो ये सब्जेक्ट का नाम हमें देखने को मिलता है अभी सेमेस्टर 7 में। लेकिन इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग पहले भी सब्जेक्ट हैं, मतलब इसके सिलेबस से संबंधित पहले भी सब्जेक्ट रहे हैं, तो उसी बिहाफ पर मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपके सिलेबस से संबंधित प्रश्न पहले भी एग्जाम में देखने को मिले हैं, और जो प्रीवियस क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जेएस मिल से संबंधित जो स्वतंत्रता का टॉपिक है उसे ध्यान से लर्न कर लेना, क्योंकि देखिए एक और क्वेश्चन आया है एग्जाम में, जेएस मिल के स्वतंत्रता पर विचारों की विवेचना कीजिए। तो 3 बार हमें देखने को मिल रहा है। मैंने 2-3 साल के क्वेश्चन पेपर्स लिए हैं, उनके बिहाफ पर मैंने यहाँ पे प्रश्न रखा है। तो आपको देखने को मिल रहा होगा कि स्वतंत्रता से संबंधित जो उनके विचार हैं, ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और महिलाओं की पराधीनता पर जेएस मिल के विचार, ऐसे भी जेएस मिल से प्रश्न आ चुका है कि मतलब जो वुमेन्स हैं, ठीक है, तो वुमेन्स की जो पराधीनता है उससे संबंधित मिल ने जो भी विचार रखे हैं, उन्होंने जो भी बातें बताई हैं वो आपको इस प्रश्न में बताना है। यहाँ पर कुल मिलाकर कहा जाए तो ये जो जेएस मिल का मतलब जेएस मिल की जो यूनिट है आपकी बहुत आसान है। देखो दोस्तों, जेएस मिल के बारे में मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, ठीक है। जेएस मिल के बारे में मैंने विस्तार से हर एक टॉपिक पर पढ़ा रखा है, जैसे कि स्वतंत्रता पर उनके क्या विचार हैं इसको पढ़ा रखा है, ठीक है। महिलाओं से संबंधित जो भी उनके विचार हैं, ठीक है, महिलाओं की पराधीनता पर जो उनके विचार हैं, उपयोगितावाद को मैंने पढ़ा रखा है जो कि जेएस मिल से संबंधित है। तो मतलब ये है कि ऑलरेडी मैंने यहाँ पे आपको पढ़ा रखा है, और प्रश्न भी बिल्कुल डायरेक्ट आ रहे हैं। इसमें देखो, आपको कुछ नहीं करना। प्रश्न में क्या कहा गया कि जेएस मिल के स्वतंत्रता से संबंधित, लिबर्टी से संबंधित विचार बता दो। इसने ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछा, इसने कहा
जो भी आपने पढ़ रखा है जेएस मिल का विचार, या जेएस मिल ने जो भी स्वतंत्रता से संबंधित विचार दिया है वो सब आप लिख दो। और इसके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है, कंटेंट आपको मेरी वीडियो से ही मिल जाएगा, तो आप उसको पढ़कर स्वतंत्रता से संबंधित जो भी विचार मैंने आपको पढ़ा है वो सारा पढ़कर आप एग्जाम में लिख सकते हैं। आई होप यहाँ पे मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। अब देखिए उपयोगितावाद से एक प्रश्न आया है, मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, लेकिन आपको एक आइडिया लग जाए इसलिए यहाँ पर मैं प्रश्न भी ला रहा हूँ। यहाँ पर देखिए उपयोगितावाद क्या है। मिल उपयोगितावादी दर्शन के मूल विचारों का मिल के उपयोगितावादी दर्शन के मूल विचारों को किस प्रकार परिवर्तित, जो मिल है वो उपयोगितावादी दर्शन के मूल विचारों को किस प्रकार परिवर्तित करता है। ठीक है, तो मतलब उनके विचार बताने हैं। पहले तो उपयोगितावाद का अर्थ बताना है सिंपल सा, फिर बताना है कि मिल ने उपयोगितावाद से संबंधित क्या बातें कही हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपने जेएस मिल को समझा। अब देखिए हेगल, ये भी एक चैप्टर है, ठीक है, ये भी आपको पढ़ना है। अब देखिए इनसे संबंधित किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में ऑलरेडी आ चुके हैं। तो देखिए मनुष्य का सारा मूल्य और महत्व, उसकी पूरी आध्यात्मिक सत्ता केवल राज्य में ही संभव है। व्याख्या कीजिए, मतलब इनके जो राज्य से संबंधित विचार हैं, ठीक है, तो यहाँ पे उसके बारे में अधिक पूछा गया है। अब देखिए रूसो से संबंधित कई सारे प्रश्न आते हैं एग्जाम में। अब ध्यान देना, जैसे कि रूसो की सामान्य इच्छा की प्रवृत्ति और विशेषताओं का परीक्षण कीजिए। देखिए सामान्य इच्छा का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सामान्य इच्छा से कई बार प्रश्न आ चुका है कि रूसो ने जो सामान्य इच्छा के बारे में बातें बताई हैं, सामान्य इच्छा का जो सिद्धांत रूसो ने रखा उसके बारे में बता दो, सिंपल सा बस यही, ठीक है। इसी तरह देखो एक बार और ये प्रश्न आ चुका है कि रूसो के सामान्य इच्छा के विचार की विवेचना कीजिए। मतलब तो सेम ही है ना, दोनों ही प्रश्न, शब्दों में थोड़ा बहुत अंतर है, लेकिन दोनों ही प्रश्न कुल मिलाकर सामान्य इच्छा यानी कि जनरल विल का जो सिद्धांत है, जो आइडिया है रूसो का, उसके बारे में आपसे यहाँ पे बातें पूछी गई हैं। अब देखिए बहुत एक आसान सी चीज़ है दोस्तों यहाँ पर, जो कि आपको मुश्किल लग सकती है, लेकिन अगर आपने मेरी पढ़ाई हुई वीडियोस को देखा है तो मुश्किल नहीं होगा। जैसे कि एक प्रश्न रूसो से ये बहुत आता है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ, लेकिन हर जगह वह जंजीरों में जकड़ा हुआ है। एक मतलब यहाँ पर एक रूसो का विचार है कि रूसो ने कहा कि जो मनुष्य है वो स्वतंत्र पैदा हुआ है, लेकिन हर जगह वह जंजीरों से जकड़ा हुआ है। मतलब जैसे कि मनुष्य सामाजिक परंपराओं, ठीक है, नियमों कानूनों से घिरा हुआ है। तो इससे संबंधित बातें दोस्तों रूसो ने काफ़ी डिटेल में बताई हैं। मैंने वीडियोस में काफ़ी डिटेल में इस वाले टॉपिक पर मैंने ये जो प्रश्न है इससे संबंधित आपको पढ़ाया भी है। जिसने रूसो से संबंधित मेरी सारी वीडियोस देखी होंगी उसको काफ़ी अच्छे से पता होगा। अगर नहीं देखी तो कंटेंट के हिसाब से आप वहाँ देख सकते हैं। हालांकि मैंने हिंदी मीडियम में वहाँ पे पढ़ाया है, बाकी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे एक आइडिया ले सकते हैं कि आपके लिए ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। जेएस मिल और रूसो जो मैंने आपको क्वेश्चंस बताए, ये क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में आते हैं। अब यही प्रश्न देखिए एक बार और आ चुका है कि मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है और हर जगह वह जंजीरों से बंधा रहता है। रूसो, मतलब रूसो ने ये बात कही है। अब इससे संबंधित आपको सारी बातें बतानी है कि रूसो ने किस कॉन्टेक्स्ट में क्या बातें बताई हैं, तो डिटेल में आपको यहाँ पे सारी बातें बतानी है। रूसो से शॉर्ट नोट में भी एक बार प्रश्न आया था, असमानता पर रूसो के विचार। इस तरह शॉर्ट नोट में प्रश्न रूसो से आ चुका है। दोस्तों वीडियो में बने रहना, अभी यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट बातें की जाएंगी, आपके लिए काफ़ी ज़रूरी हैं। देखिए आपकी पढ़ाई को एक दिशा मिलेगी, आपका ये जो सब्जेक्ट है इसके बारे में आपको कई सारी जानकारी मिलेगी, इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों वॉलस्टनक्राफ्ट से कुछ इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं। जैसे कि वॉलस्टनक्राफ्ट द्वारा रूसो की शिक्षा के विचार की आलोचना की विवेचना कीजिए, कि उन्होंने रूसो की शिक्षा के विचार की आलोचना की, इसको बताइए, ठीक है। इसके साथ ही जैसे कि महिलाओं के लिए शिक्षा पर वॉलस्टनक्राफ्ट के विचार, तो ये शॉर्ट नोट के रूप में ये प्रश्न आ चुका है वॉलस्टनक्राफ्ट से। इसके अलावा एक प्रश्न ये आ चुका है कि कानूनी अधिकारों और प्रतिनिधित्व पर वॉलस्टनक्राफ्ट के विचार, तो ये भी शॉर्ट नोट के रूप में प्रश्न आ चुका है। अब ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पर कुछ जो मतलब आपके यहाँ पे टॉपिक्स हैं, कुछ जो यूनिट्स हैं, ठीक है, उनसे जो संबंधित क्वेश्चन आता है कई बार आपको लगेगा थोड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए कोशिश करें कि अधिक से अधिक सिलेबस को यहाँ पर आप पढ़ के जाएँ। अभी आगे मैं एक बार सिलेबस को यहाँ पर सामने रखकर आपको समझाऊंगा। अब देखिए यहाँ पर अगर हम आगे बात करें तो जो यहाँ पर देखिए भौतिक जीवन में उत्पाद प्रणाली का तरीका जीवन की सामाजिक, राजनीतिक और आध्यात्मिक समस्याओं के सामान्य चरित्र को निर्धारित करता है। टिप्पणी कीजिए। तो ये जो क्वेश्चन है ये मार्क्सवाद से संबंधित है, जो भौतिकवाद है उससे संबंधित ये प्रश्न है। जैसे कि भौतिक जीवन में उत्पाद प्रणाली का तरीका जीवन की सामाजिक, राजनीतिक और आध्यात्मिक समस्याओं के सामान्य चरित्र को निर्धारित करता है। टिप्पणी कीजिए। अभी सामान्य से एक प्रश्न है। अब देखिए थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है आपको, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर हम ज़्यादा सिलेबस कवर करके जाएंगे तो कुछ क्वेश्चन जो डिफिकल्ट लग रहे हैं उन्हें हम छोड़ सकते हैं, और जो हमें समझ में आ रहे हैं हम उन्हें कर सकते हैं। अब देखिए मार्क्सवाद से संबंधित कुछ ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं शॉर्ट नोट्स के रूप में, जैसे कि मार्क्स का अधिशेष मूल्य का सिद्धांत। अभी मैं आपको एक बार इससे पढ़ा दूंगा ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए
मार्क्सवाद का अधिशेष मूल्य का सिद्धांत, ठीक है। रूसो पर एक ये भी प्रश्न आ चुका है, रूसो पर, जैसे कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र पर रूसो के विचार, शॉर्ट नोट्स के रूप में ये प्रश्न आ चुका है। अब देखिए दोस्तों, मार्क्सवाद से संबंधित जैसे कि अधिशेष मूल्य से संबंधित और भी प्रश्न हमें दिखाई देते हैं। एक पूरा प्रश्न आया था, जैसे कि अधिशेष मूल्य के सिद्धांत के विशेष संदर्भ में मार्क्स के पूंजीवाद की आलोचना पर चर्चा कीजिए। मतलब पहले आपको यहाँ पर काफ़ी हद तक अधिशेष मूल्य सिद्धांत को काफ़ी डिटेल में बताना है, और पूंजीवाद से संबंधित मार्क्स ने जो मतलब पूंजीवाद की जो आलोचना की है मार्क्स ने, उसको भी आपको थोड़ा यहाँ पे बताना है, ठीक है। इससे शॉर्ट नोट्स के रूप में भी आया था प्रश्न, और यहाँ पे एक कंप्लीट प्रश्न भी आया है। इसके साथ ही मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद, अभी ये भी मैं आपको समझा दूंगा इसका मतलब क्या है। हालांकि मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है इसे वीडियोस में, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी है। आज की ये जो वीडियो है इसमें मैं आपको ऐतिहासिक भौतिकवाद को थोड़ा और सरल तरीके से समझा दूंगा। इसके साथ ही जैसे कि राज्य पर मार्क्स के विचारों का विश्लेषण कीजिए, ऐसे प्रश्न भी आ चुके हैं। शॉर्ट नोट्स के रूप में मार्क्स का ऐतिहासिक भौतिकवाद, ठीक है, मतलब शॉर्ट नोट्स के रूप में भी ऐतिहासिक भौतिकवाद आ चुका है, ये प्रश्न भी आ चुका है। अब देखिए दोस्तों, एक यहाँ पर यूनिट 1 से संबंधित जो हमें पढ़ना है, एक यहाँ पर आधुनिकता पर कांट के विचारों को थोड़ा सा पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर कांट के विचार इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन इससे पहले जो स्ट्रेटजी है थोड़ा उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखो दोस्तों, यहाँ पर आपका ये पूरा सिलेबस यहाँ पे आपको शो हो रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है कि आप कुछ बातों को समझिए। जैसे कि यूनिट 1 हो गई, तो यूनिट 1 तो आपको पढ़ना है, एक सामान्य जानकारी यूनिट 1 से आपको मिल जाएगी, ताकि आगे के जो भी मतलब फिलोसफर्स वगैरह दार्शनिकों के बारे में आपको जो पढ़ना है वो समझ में आएगा, ठीक है। यूनिट 1 से भी कई तरह के क्वेश्चन आते हैं, मैंने आपको दिखा दी। जैसे कि मॉडर्निटी से, आधुनिकता से प्रश्न आते हैं, डायरेक्ट कांत को लेकर प्रश्न आते हैं, उसको मैं अभी आंसर बता दूंगा। यहाँ तक क्लियर है, कोई इशू नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे कि रूसो हो गया, ठीक है, जॉन स्टुअर्ट मिल हो गए, ठीक है। इन यहाँ पे ये जो दार्शनिक है, इनसे डायरेक्टली इनके सिलेबस पर आधारित प्रश्न आ रहा है एग्जाम में, तो इनको आप जरूर कर जाएं। देखिए दोस्तों, थोड़ा लेंथी है, जैसे कि अगर आप मेरी वीडियोस को फॉलो करते हैं तो मैंने पढ़ा रखा है, मैंने रूसो को भी पढ़ाया है, मैंने जॉन स्टुअर्ट मिल के बारे में भी काफ़ी डिटेल में मैंने आपको पढ़ाया है। वीडियोस कई लेक्चर्स में मैंने आपको पढ़ाया है यहाँ पर। लेकिन अगर आप कुछ घंटों में इन दोनों ही चैप्टर्स को, यूनिट्स को कवर कर लेते हैं तो ये बहुत अच्छा होगा। देखो दोस्तों, जैसे कि रूसो है, तो अब रूसो से डायरेक्टली प्रश्न आ चुका है, जैसे कि जो जनरल विल का कॉन्सेप्ट है वहाँ से क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। डेमोक्रेसी से प्रश्न आ चुका है, ठीक है। इनइक्वालिटी से प्रश्न आ चुका है। और जब आप पढ़ेंगे जो मैंने आपको पढ़ाया है रूसो के बारे में, तो वहाँ पर मैंने सारी बातें कवर की, काफ़ी डिटेल में पढ़ाया गया है। अगर आपने उस वीडियो को देख लिया रूसो से संबंधित, तो आप यकीन मानिए आपने काफ़ी अच्छे से रूसो को पढ़ लिया, और वहाँ से आप अपने आंसर्स को भी प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि अब आपने ये भी देख लिया कि किस तरह के प्रश्न एग्जाम में आते हैं। अब यहाँ पर ये भी ध्यान रखो, जैसे कि अब मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट, आपको इनके बारे में पढ़ना है, ठीक है। इनके बारे में मैंने कई सारी चीज़ें पढ़ाई हैं, आप मतलब समझ सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि कई बार प्रश्न ऐसे आ जाते हैं कि हम उनका आंसर अच्छे से नहीं, डिटेल में नहीं दे पाते हैं। तो इसीलिए मैं यहाँ पर कहूँगा कि अधिक से अधिक सिलेबस कवर करके जाना है आपको, ताकि अगर कोई ऐसा प्रश्न आता है जिस पर आप ज़्यादा डिटेल में नहीं लिख पाओगे, तो आप उस प्रश्न को चुन लेना जिस प्रश्न पर आप ज़्यादा डिटेल में लिख पाओगे। अगर मैं एक स्ट्रेटजी के रूप में बताऊं, तो अगर देखो पर्सनली अगर मैं आपको बताऊं, सजेस्ट करूं, तो मैं यही कहूंगा कि आप 3 यूनिट, यहाँ पे 4 यूनिट्स हमें दिखाई दे रही हैं, 4 में से पहले 3 यूनिट्स को अच्छे से कवर कर लो। और हेगल को भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है, हेगल को भी पढ़ सकते हो। लेकिन मार्क्स का जो हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म और कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू, यानी कि अधिशेष मूल्य का जो सिद्धांत है, और ऐतिहासिक भौतिकवाद का है, ये अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो यहाँ से कॉन्सेप्ट भी आप क्लियर कर लेना। मतलब यह है कि 3 यूनिट तक तो आप पूरी डिटेल में पढ़ो ही पढ़ो। मतलब यह है दोस्तों, जैसे कि आपने मान लिया यूनिट 1 को पढ़ा, लेकिन कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया, और आमतौर पर ऐसा होता है कि यूनिट 1 से कई तरह के क्वेश्चन आते हैं, जो कि जिन पर ज़्यादा डिटेल में लिखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यूनिट 1 में कई बार ऐसा भी हो जाता है कि क्वेश्चन कुछ अलग तरीके से बनकर आ जाए, तो हो सकता है कि आप ज़्यादा कुछ ना लिख पाएँ। लेकिन अगर आपने अच्छे से सिलेबस पढ़कर आप गए हो, तो आपको आराम से, जैसे कि अगर 10 क्वेश्चन आए हैं आपके एग्जाम में, तो आराम से ऐसे 5 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे जिन पर आप आराम से आंसर राइटिंग कर सकते हैं, आराम से आप उसका उत्तर दे सकते हो। और दोस्तों, मतलब यहाँ पर जो सिलेबस है उसे कवर करना बहुत हार्ड नहीं है। ऑलरेडी वीडियोस बनाई गई हैं, और वो आपके सिलेबस के अनुसार ही बनाई गई हैं। बस यूनिट 1 में मैंने कांट के टॉपिक को शामिल नहीं किया था, बस आधुनिकता को काफ़ी डिटेल में मैंने समझाया है, ठीक है। कांट के टॉपिक को मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी यहीं इसी वीडियो में पढ़ा दिया जाएगा। तो सिलेबस कवर करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप आराम से मतलब यूनिट 3 तक काफ़ी अच्छे से आप पढ़ सकते हो। यूनिट 4 जो है, इसको भी आप सामान्य रूप से पढ़ सकते हो। कार्ल मार्क्स वाला जो चैप्टर है, इनसे कई बार क्वेश्चन आते हैं, तो इनको भी आप पढ़ सकते हो।
कुल मिलाकर कहूँ तो सिलेबस अधिक से अधिक आपको पढ़कर जाना है, यही सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जिन पर लिख कुछ मतलब आंसर ज़्यादा डिटेल में आंसर लिखना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। चलिए दोस्तों, हम यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आधुनिकता पर कांट के विचारों की विवेचना। अब देखिए, इमैनुअल कांट को आधुनिकता का सबसे बड़ा दार्शनिक माना जाता है, क्योंकि उन्होंने बताया कि आधुनिकता केवल तकनीक, विज्ञान, उद्योग या राजनीति का बदलना नहीं है, बल्कि मनुष्य के सोचने और जीने के तरीके में गहरा परिवर्तन है। पहले लोग धार्मिक प्राधिकार, परंपरा, समाज और राजा की बात बिना सवाल किए मान लेते थे। कांट कहते हैं कि आधुनिकता वहीं से शुरू होती है जहां मनुष्य अपने दिमाग से सोचना शुरू करता है। मतलब कांट के अनुसार अगर हम बात करें तो कांट कह रहे हैं कि आधुनिकता वही है जब मनुष्य अपने तर्क से, अपने विवेक से सोचना शुरू करता है। मतलब जब मनुष्य ना किसी परंपरा, ना किसी सामाजिक नियम वगैरह के आधार पर सोचकर, जब मनुष्य अपने तर्क के आधार पर सोचता है, अपने दिमाग से वो फैसला लेता है, अपना निर्णय वो खुद ले रहा है, तो ये जो प्रवृत्ति है, ठीक है, ये इसे कांट ने आधुनिकता कहा है। अब यहाँ पे और अच्छे से बताया गया पॉइंट बाय पॉइंट, जैसे कि आधुनिकता की बुनियाद तर्क और स्वतंत्र चिंतन। मतलब कांट ने अपने प्रसिद्ध निबंध, देखिए कांट ने एक निबंध लिखा, एक लेख लिखा जिसका नाम था व्हाट इज एनलाइटमेंट, ठीक है, प्रबोधन क्या है, ठीक है। इसमें कांट ने बताया कि प्रबोध यानी कि एनलाइटमेंट मनुष्य का स्वयं थोपी हुई अपरिपक्वता से बाहर आना है। अपरिपक्वता का मतलब क्या है? दूसरों के सहारे निर्णय लेना, दूसरों के बताए नियमों पर चलना और अपने विवेक का इस्तेमाल ना करना। कहने का मतलब यह है कि कांट ने कहा कि एक ऐसा समय है कि जब मनुष्य अपने ऊपर स्वयं थोपी हुई अपरिपक्वता में रहता है। मतलब जैसे कि वो किसी दूसरे के आधार पर निर्णय लेता है, ठीक है, वो किसी दूसरे के अनुसार निर्णय लेता है, ठीक है, वो दूसरे के बताए अनुसार नियमों का पालन करता है। मतलब वो अपने विवेक का, अपने दिमाग का वो प्रयोग नहीं करता। तो ऐसी जो परिस्थिति है, जब मनुष्य इससे बाहर आ जाता है, ठीक है, इससे जब मनुष्य बाहर आता है तो इसी को एनलाइटमेंट कहा है कांट ने। और दोस्तों यहाँ पर थोड़ा आपको मैं बता भी देता हूँ कि जो एनलाइटमेंट का एक समय भी था यूरोप में, हमें 7वीं 18वीं शताब्दी के आसपास का समय दिखाई देता है, जिसे एनलाइटमेंट का समय कहा जाता है, मतलब प्रबोधन काल कहा जाता है। इसमें क्या था कि जब अब लोगों ने यूरोप में काफ़ी ज़्यादा तर्क वितर्क की बातें करनी शुरू की, अपनी विवेक के आधार पर अब लोगों ने सोचना शुरू किया। कोई भी परंपरा है तो उस पर लोगों ने तर्क वितर्क करने शुरू किए कि आखिर कोई परंपरा है तो उसके पीछे का क्या कारण है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब देखिए, कांट कहते हैं कि आधुनिक मनुष्य वही है जो प्रश्न पूछने की हिम्मत रखता है और तर्क के आधार पर निर्णय लेता है। इसीलिए उन्होंने एक आधुनिकता पर कहा, अपने विवेक का उपयोग करने का साहस करो। कुल मिलाकर आपको बात यही यहाँ पर समझ में आ गई। जब मनुष्य स्वतंत्र रूप से अपने अनुसार निर्णय ले रहा है, अपने विवेक का इस्तेमाल कर रहा है किसी चीज़ को समझने के लिए, खुद समझने का प्रयास कर रहा है किसी चीज़ को, तो कांट के अनुसार ये आधुनिकता है। अब देखिए और आगे बातें बताई जा रही हैं। स्वतंत्रता बराबर है किसके? आत्मनिर्भर नैतिक सोच के। मतलब जब मनुष्य अपने विवेक के आधार पर सोच रहा है तो ये स्वतंत्रता है। मतलब असली स्वतंत्रता यही है। कांट का यही कहना है कि जब मनुष्य अपने देखिए, आधुनिकता का मतलब यहाँ पर यही बताया कांट ने। और आधुनिकता के अंतर्गत ही कांट ये भी कह रहे हैं कि असली स्वतंत्रता, असली जो लिबर्टी है वो यही है कि मनुष्य अपने अपने विवेक के आधार पर सोच रहा है। वही बातें यहाँ पे आगे और अच्छे से बताई गई हैं। जैसे कि कांट के अनुसार आधुनिकता का अर्थ यह नहीं कि इंसान जो चाहे वह कर ले। वह कहते हैं कि असली स्वतंत्रता जिम्मेदारी के साथ की गई स्वतंत्रता है। मतलब पुराने समय में नैतिक नियम बाहर से आते थे। मतलब ये बता रहे हैं कि जो पुराना समय था उसमें नैतिक नियम बाहर से आते थे। मतलब जैसे कि धर्म, पुरोहित, राजा, समाज, ठीक है, इत्यादि बताते थे कि नैतिक क्या है। लेकिन आधुनिकता में मनुष्य खुद तर्क के आधार पर तय करता है कि क्या सही है। इसी विचार को कांट स्वायत्तता कहते हैं। मतलब जब मनुष्य खुद तय करता है क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ नैतिक है, ठीक है, जब खुद वो अपने विवेक से निर्णय लेता है, खुद वो तर्क करके निर्णय लेता है, तो इसी को कांट ने स्वायत्तता कहा है। स्वयं अपने विवेक से नैतिक निर्णय लेना, ठीक है, यही है स्वायत्तता कांट के अनुसार। अब देखो यहाँ पर लिखा है राजनीति में आधुनिकता। मतलब देखिए, कानून, अधिकार और सार्वजनिक विवेक। मतलब यहाँ पर कहने का ये है कि कांट ने आधुनिकता को केवल निजी जीवन तक सीमित नहीं रखा। मतलब अभी तो व्यक्तिगत बात की गई कि जब व्यक्ति स्वयं अपने विवेक से निर्णय लेता है तो ये क्या है? ये आधुनिकता है। लेकिन यहाँ पे ये भी बताया गया है कि कांट ने सिर्फ इसे निजी जीवन तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उन्होंने बताया कि आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। मतलब उन्होंने जो आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था है उसके बारे में भी बात की कि आधुनिकता में, मतलब जो हम बात करते हैं आधुनिक का, तो राजनीति में भी आधुनिकता होनी चाहिए।
और हम कब कह सकते हैं कि आधुनिकता है, तो उसकी कुछ विशेषताएं यहाँ पे कांट ने बताई है। जैसे कि कांट के अनुसार आधुनिक राज्य में कानून सब पर समान रूप से लागू हो। मतलब कांट के अनुसार अगर हम बात करें तो इनके अनुसार जो आधुनिक आधुनिक राज्य वह है जहाँ पर कानून सब पर समान रूप से लागू हो। इसके साथ ही नागरिकों को सोचने, बोलने और लिखने की आज़ादी हो। सरकार तर्क और संविधान के तहत चले, मतलब जो सरकार है वो तर्क के आधार पर चले, संविधान के तहत चले, ठीक है। कोई व्यक्ति किसी पर मनमानी ना कर सके। तो मतलब जहाँ पर ये विशेषता है, ठीक है, उसे कांट ने आधुनिक राज्य कहा। मतलब कांट ने आधुनिकता के अंतर्गत आधुनिक राज्य की विशेषताएं भी बताई कि आधुनिक राज्य में ये विशेषताएं होनी चाहिए। कांट ने यह भी कहा कि सरकार का काम जनता को खुश करना नहीं, बल्कि स्वतंत्रता और कानून की सुरक्षा करना है। मतलब यहाँ पर दोस्तों हम कांट के अनुसार आधुनिकता के बारे में कांट के जो विचार हैं उनको हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। अब देखिए आगे और भी बातें बताई जा रही हैं, जैसे कि मनुष्य का सम्मान, आधुनिकता का नैतिक आदर्श। मतलब कांट का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत मनुष्य साधन नहीं उद्देश्य है। मतलब ये कि उन्होंने अपने आधुनिकता के सिद्धांत में, कांट ने अपने आधुनिकता के सिद्धांत में मनुष्य के सम्मान को भी शामिल किया। यानी किसी भी व्यक्ति को अपने लाभ के लिए उपयोग करना गलत है। हर मनुष्य का सम्मान और गरिमा सबसे पहले है। हर व्यक्ति की स्वतंत्रता बराबर है। यह सिद्धांत आगे चलकर मानव अधिकार, लोकतंत्र, नागरिक स्वतंत्रता और विश्व शांति जैसे आधुनिक विचारों की नींव बना। आधुनिकता का अंतिम लक्ष्य एक सम्मानजनक और तर्कपूर्ण समाज। देखिए दोस्तों, कांट के अनुसार आधुनिक समाज ऐसा होना चाहिए जिसमें हर व्यक्ति स्वतंत्र हो, ठीक है, और जिम्मेदार भी, कानून न्यायपूर्ण हो और सब पर समान लागू हो, विचारों की स्वतंत्रता हो। मतलब आधुनिक समाज में कैसी विशेषताएं होनी चाहिए, कांट ने ये भी बताया है। और यहाँ पर मतलब आधुनिकता का जो लक्ष्य है वो यही है कि एक ऐसा समाज बनाया जाए जहाँ पर हर व्यक्ति स्वतंत्र हो, ठीक है, हर व्यक्ति स्वतंत्र के साथ ही साथ जिम्मेदार भी हो। मतलब हर व्यक्ति को आज़ादी भी मिले लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी भी ले, ठीक है, अपने कार्यों की जिम्मेदारी भी ले। कानून जो हो वो न्यायपूर्ण हो सब, और वो सब पर लागू हो, और विचारों की स्वतंत्रता हो। अब देखिए दोस्तों, किसी भी व्यक्ति का अपमान ना हो, ये भी है शामिल, किसी भी व्यक्ति का अपमान ना हो। तर्क, वैज्ञानिक सोच और नैतिकता साथ साथ चलें। मतलब ये विचार उन्होंने अपने आधुनिकता से संबंधित जो विचार दिए उसमें उन्होंने ये विचार रखे हैं। उन्होंने मानव समाज के भविष्य के लिए एक आदर्श रूप भी बताया, एक ऐसा विश्व जहां हर व्यक्ति को स्वतंत्रता और गरिमा मिले और सब शांति से रहें। अब यहाँ पर दोस्तों निष्कर्ष देख लेते हैं। देखिए, कांट आधुनिकता को एक मानसिक और नैतिक क्रांति मानते हैं। उनके विचारों में आधुनिक मनुष्य वह है जो अपने दिमाग से सोचता है, तर्क और विवेक को मानता है, स्वतंत्र होते हुए भी जिम्मेदारी निभाता है, दूसरों की स्वतंत्रता और सम्मान की रक्षा करता है। मतलब कांट ने अपने आधुनिकता के विचार में ये बातें बताई हैं, ये सारी जो मैंने अभी आपको यहाँ पर समझाई। और कांट ये कह रहे हैं कि वह मनुष्य आधुनिक है जो अपने दिमाग से सोचता है, मतलब जो अपने विवेक का इस्तेमाल करता है, ठीक है, जो तर्क के आधार पर चीज़ों को समझने का प्रयास करता है, जो स्वतंत्र होते हुए भी अपनी जिम्मेदारी भी, अपने कार्यों की जिम्मेदारी भी लेता है, और दूसरों की आज़ादी और दूसरों की सम्मान की रक्षा करता है। तो वो व्यक्ति स्वतंत्र, मतलब आधुनिक मनुष्य, ऐसे मतलब जिसमें ये विशेषताएं हैं उसे कांट ने आधुनिक मनुष्य से संबंधित विशेषताएं कांट ने ये बताई हैं। आई होप यहाँ पर ये बातें आपको समझ में आई होंगी। सिंपल है दोस्तों, यहाँ पे बहुत ही सरल शब्दों में सारी बातें लिखी हैं। तो कांट की आधुनिकता पर क्या विचार है इसको आपने समझ लिया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर कार्ल मार्क्स से संबंधित ऐतिहासिक भौतिकवाद के सिद्धांत को भी थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ ताकि जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। हालांकि ऐतिहासिक भौतिकवाद को मैंने काफ़ी डिटेल में पढ़ाया है आपको, लेकिन यहाँ पर थोड़ा और ज़्यादा सरल तरीके से आपको समझाया जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर अधिशेष मूल्य का सिद्धांत है, इसे भी आपको समझना है। अब देखिए थोड़ा सा ये वाला टॉपिक ज़्यादा ईजी है, तो पहले इसे मैं समझा देता हूँ, एक एग्जाम्पल से आपको समझा देता हूँ सारी बातें। देखिए, अधिशेष मूल्य का जो सिद्धांत है उसे एक एग्जाम्पल से समझिए। जैसे कि जूते बनाने की फैक्ट्री है, कार्ल मार्क्स एक उदाहरण से देखिए, कार्ल मार्क्स का ये विचार है अधिशेष मूल्य का विचार। अब आप उन्हीं के अकॉर्डिंग यहाँ पे सारी बातें समझ रहे हो। उदाहरण यहाँ पर ले लेते हैं, जैसे कि एक जूते बनाने वाली फैक्ट्री है। मान लीजिए एक फैक्ट्री में मजदूर 8 घंटे काम करता है और प्रतिदिन एक जोड़ी जूते वो बनाता है। फैक्ट्री मालिक बाजार में एक जोड़ी जूते बेचता है 2000 रुपये में। जूते बनाने में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल की लागत 700 रुपये है। मान लेते हैं मशीन, बिजली आदि का जो खर्च है वो 300 रुपये होता है। मतलब कुल मिलाकर जूता बनाने में 1000 रुपये की लागत आती है, ठीक है। जो उत्पादन लागत है वो 1000 रुपये की आती है। इसका मतलब 1000 रुपये का प्रॉफिट हुआ, 1000 रुपये बच गए। लेकिन यह जो 1000 रुपये हैं वो मजदूर के श्रम से पैदा हुए हैं, लेकिन मजदूर को ये पूरे पैसे नहीं मिलते हैं।
मतलब यहाँ पर जो 1000 रुपये का प्रॉफिट हुआ देखा जाए तो ये जो श्रम मतलब 1000 रुपये का जो कच्चा माल था, ठीक है, उसमें मजदूर ने अपना श्रम लगाया जिससे कि वो 2000 रुपये का बन गया, ठीक है। इससे मतलब उस सामान को बेचने पर 1000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। लेकिन अब देखिए मजदूर को कितनी मजदूरी मिलती है, मान लेते हैं 500 रुपये, तो फैक्ट्री मजदूर को पूरे दिन का वेतन 500 रुपये मिला और 500 रुपये जो फैक्ट्री मालिक है उसने अपने पास रख लिया। तो जो 500 रुपये फैक्ट्री मालिक ने अपने पास रख लिया, यही है अधिशेष मूल्य का सिद्धांत। मतलब जो पैसा मजदूर के श्रम से पैदा हुआ है, लेकिन उसका प्रॉफिट उसका मतलब जो पैसा मजदूर के श्रम से पैदा हुआ है उसको जो जो मतलब पूंजीपति वर्ग है, जो मालिक है, ठीक है, वो उसमें से कई कुछ हिस्सा अपने पास रख लेता है और उसमें से कुछ हिस्सा ही मजदूर को देता है। तो जो पूंजीपति वर्ग ने जो हिस्सा अपने पास रख लिया उसको अधिशेष मूल्य कार्ल मार्क्स ने कहा। अब देखिए यहाँ पर कुछ मैं यहाँ पे बातें आपको पढ़कर बता देता हूँ और अच्छे से सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। देखिए यह सिद्धांत कार्ल मार्क्स ने अपनी किताब दास कैपिटल में दिया। मार्क्स ने कहा कि समाज दो वर्गों में बटा है, पूंजीपति वर्ग और मजदूर वर्ग। अब देखिए मजदूर वर्ग जितना उत्पादन करता है पूंजीपति उसे उतना पैसा नहीं देता। मजदूर को उसकी ज़रूरत भर का वेतन दिया जाता है, लेकिन वो जो अधिक मूल्य पैदा करता है वह पूंजीपति रख लेता है। यही अधिशेष मूल्य कहलाता है। यही अधिशेष मूल्य की ही पूंजीपति का मुनाफा होता है और इसी से मजदूरों का शोषण होता है। तो यह अधिशेष मूल्य का सिद्धांत आपको समझ में आ गया। आई होप यहाँ पे ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। जैसे प्रश्न आता है लिखने के लिए अधिशेष मूल्य से संबंधित, तो आप चाहें तो थोड़ा और बड़ा करके इसे लिख सकते हैं। जैसे कि इसमें जो कार्ल मार्क्स के विचार हैं पूंजीवाद को लेकर, उसे भी आप ऐड कर सकते हैं। अधिशेष मूल्य तो एक तरह से कार्ल मार्क्स ने सिद्धांत रखा ताकि वो बता पाएँ किस तरह से पूंजीवाद में मजदूरों का शोषण होता है। अब यहाँ पर ऐतिहासिक भौतिकवाद का बस मैं आपको मेन कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। यहाँ पर जो मेन कॉन्सेप्ट है इसका वो ये है कि जैसे जैसे उत्पादन के तरीके बदलते हैं, कार्ल मार्क्स के अनुसार अगर हम बात करें तो उनका कहना है कि जैसे जैसे उत्पादन के तरीके बदलते हैं, जो भौतिक चीज़ें हैं, ठीक है, जो उत्पादन का तरीका है वो बदलता है, वैसे वैसे समाज की जो संस्थाएं हैं वो भी बदलती हैं। देखिए दोस्तों सारी चीज़ें सिंपल तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर ये कहा जा रहा है जैसे जैसे उत्पादन का तरीका बदला वैसे वैसे समाज की जो संस्थाएं थी उसमें भी हमें बदलाव देखने को मिलता है। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है जैसे कि एक समय ऐसा था जब दास प्रथा थी समाज में बहुत ज़्यादा, ठीक है। उस समय जो उत्पादन का तरीका था वो ये था कि जो मालिक थे वो दासों से काम कराया करते थे। मतलब एक उत्पादन का तरीका ये था कि दासों से काम कराया जाता था। उस समय सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, उस समय एक दास वर्ग था, ठीक है, जिसका शोषण किया जाता था और दासों के मालिक थे एक तरफ, ठीक है, जिनके हाथों में सत्ता थी, जो काफ़ी प्रभावशाली थे। अब समय के साथ हम देखते हैं कि इसमें बदलाव आया। फिर जो उत्पादन का तरीका है उसमें हमें देखने को ये मिला कि ज़मीन से उत्पादन होने लगा, किसानों से मेहनत करवाई जाने लगी, मतलब ज़मीन को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई, खेती महत्वपूर्ण हो गई, ठीक है, मतलब ज़मीन से अब उत्पादन होने लगा। तो ऐसे में किसान वर्ग हमें दिखाई देता है। अब किसान वर्ग का शोषण हुआ, ठीक है, और हमें दिखाई देता है कि एक वर्ग है जमींदार जिसके पास सत्ता होती है, जो काफ़ी ज़्यादा समाज में प्रभावशाली होता है, ठीक है। फिर उत्पादन का तरीका बदल गया, फैक्ट्रियाँ आई, ठीक है, मशीन आ गई। अब समाज में हमें एक तरफ मजदूर वर्ग दिखाई देता है और एक तरफ पूंजीपति वर्ग दिखाई देता है। मतलब यहाँ पर कार्ल मार्क्स कह रहे हैं जैसे जैसे उत्पादन का तरीका बदलता है, ठीक है, वैसे वैसे यहाँ पर जो सामाजिक वर्ग हैं वो भी हमें बदलते हुए दिखाई देते हैं। समाज की जो संस्थाएं हैं वो भी हमें बदलती हुई दिखाई देती हैं। आई होप यहाँ पे ये बातें आपको समझ में आई होंगी। आई होप दोस्तों यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू।